नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बटनेर पोस्ट के साथ। मैं हूं गोपाल झा। कहते हैं कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, इस तरह की पंक्ति को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, उसे कम लोग समझते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की पंक्तियों को समझने के बाद ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। और जो कम लोग, थोड़े लोग कोशिश करते हैं, उन्हें कामयाबी मिलती है। वो सफलता के पायदान पर शीर्ष पर होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। और आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रियंका सोनी, जो सफलता के उसी पायदान पर हैं। प्रियंका, राजस्थान न्यायिक सेवा में इनका चयन हुआ है। प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और पहला सवाल यही है कि आप राजस्थान न्यायिक सेवा में चयनित हुई हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, बहुत खुशी हो रही है। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद ये पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार में खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। शुरुआत में चलिए स्कूलिंग और कॉलेज एजुकेशन जो है आपका, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी सर, मेरी जो स्कूलिंग है वो पुलकित एंगल्स मॉडल स्कूल स्कूल से हुई है। और जो मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो संस्कार इंटरनेशनल महिला कॉलेज से। और लॉ मास्टर डिग्री और लॉ ग्रेजुएट जो हुई है वो NM लॉ PG कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन से मैंने कंप्लीट किया। चलिए, अब ये बता दीजिए कि आपने, वो कहते हैं ना कि जज बनने का ख्वाब कब देखा? क्योंकि आमतौर पर ये सवाल इसलिए है कि जो खासतौर पर जो लड़कियां हैं वो सोच चलो BEd कर लेते हैं, टीचर लग जाएंगे, या फिर UPSC की तैयारी करना, RPSC की तैयारी करना वगैरह वगैरह। लेकिन आपने न्यायिक सेवा में जाने का फैसला किया, तो सवाल वही है कि जज बनने का ख्वाब कब देखा आपने? सर, एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, एक बार मेरे पिताजी ने देखा था। क्या बात? जी सर, और कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसमें समाज के सभी लोग खिलाफ थे, पढ़ाई के भी। और लेकिन मेरे पापा ने इन सब का विरोध करते हुए अलग होकर के मुझे इस पोस्ट के लिए तैयार किया। और सबसे बड़ा हाथ मुझे यहाँ तक पहुँचाने में पापा जी का ही। बहुत बढ़िया, यानी पापा का ख्वाब था। और एक बहुत बड़ी बात है कि एक पिता का जो ख्वाब है, पिता का जो सपना होता है, उसको बेटी साकार करती है, और वो भी पहले प्रयास में। ये बहुत बड़ी बात है। हम बात करना चाहेंगे कि देखिए, जैसे जज बनना या न्यायिक सेवा में जाना आसान नहीं होता है। अगर आसान हो तो हर आदमी ये कर ले। कितना मुश्किल था और आपने किस तरह से इसको तैयारी इसकी की? सर देखिए, मुश्किल तो बहुत रहा था। जैसे कि मेरी शादी हो गई थी सर ग्रेजुएशन के बाद। और उसके बाद 2 साल तक मेरी पढ़ाई नहीं हुई और पारिवारिक मनमुटाव ऐसा कुछ चलता रहा। और उसी बीच पापा ने ये फैसला किया था कि इसकी तैयारी की शुरुआत की जाए। क्या बात? उसके बाद से सर मैंने इस तैयारी में LLB में एडमिशन लिया। पढ़ाई के ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद LLB करते करते, और उसके बाद से मेरे RJS के लिए पापा ने मुझे तैयारी के लिए बाहर भी भेजा। मैंने वहाँ रहकर तैयारी की और कई बार डिमोटिवेट भी हो जाती थी मैं, जिसके लिए लगातार पापा मुझे मोटिवेट करते रहते थे। और मोटिवेशन के लिए पापा मेरे सबसे बड़े गाइडेंस रहे हैं। मुझे ऐसे किसी वीडियोज़ की ऐसी किसी नीड नहीं पड़ी जो मेरे पापा ने मुझे दिया है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। प्रियंका, ये बताएंगे, जैसे अपन किसी भी सर्विस की बात करते हैं, और ये तो न्यायिक सर्विस है, बहुत ही अलग तरीका है पूरा। 3 चरणों में, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि 3 चरणों में इसकी हम तैयारी करते हैं। पहले हम प्री टेस्ट की बात करते हैं, फिर मेंस पे आते हैं, और फिर बाद में इंटरव्यू होता है। इन तीनों चरणों को आपने किस तरह फेस किया, वो थोड़ा विस्तार से बताइए, ताकि इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि वास्तव में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। उसी हिसाब से आप बताएं। सर, मैंने अपनी पूरी जर्नी में जैसा कि अनुभव किया है, मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि जो प्री की तैयारी जो मैंने की है वो मैंने सर मेंस के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमारे टीचर कहते होते थे कि अगर आप मेंस के हिसाब से तैयारी करोगे तो प्री इजी वे में निकल जाएगा। ठीक है। तो मुझे ऐसा अच्छा लगा। और MCQs जितने सॉल्व करोगे उतना अच्छा लगेगा। ठीक है। तो MCQs लगभग 40 से 50 हज़ार तक मैंने सॉल्व किया सर। क्या बात। लगातार। और इस जर्नी में बस बेयर एक्ट पर कमांड की, और जो सेक्शंस थे वो एक जुबान पर थे। मतलब अगर कोई सोते भी अगर पूछ लेता था तो सर मैं बता पाती थी। क्या बात है। और जैसे कुछ एक्ट्स थे, मैंने ये टारगेट फिक्स किया हुआ था कि जैसे पहले मैंने 2 मंथ से टारगेट फिक्स किया कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगी। धीरे धीरे करते सर ये 1 मंथ पे, और लास्ट में सर मैं 4 डे में अपना सिलेबस कंप्लीट करती रही। और एग्ज़ाम से पहले मैंने लगभग
16 टाइम्स अपना सिलेबस जो है रिवाइज किया था। तो रिवीजन इज़ मैं मानती हूँ जितना रिवीजन करते हैं उतना ही बेस्ट होता है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है और एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कभी भी स्टडी में गैप ना दो और कंसिस्टेंसी बनाए रखो और पेशेंस बनाए रखो तो सर इजी वे में हो जाता है। तो MCQs सॉल्व करने मैं मानती हूँ अच्छा रहता है प्री के एग्ज़ाम के लिए। और मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। जितने टेस्ट सीरीज़ में मुझे ये अनुभव हुआ जैसा कि सर जो चेक करके मुझे बताते थे मुझे पता लगता मेरी कहाँ कमी रह गई है कहाँ नहीं है। और बस मेन यही था कि मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करती जाती थी और सर मुझे मेरी गलतियों का एहसास करवाते जाते और मुझे पता लगता रहता उस बारे में। और टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा दी है मैंने। और मेंस के लिए सर मैंने बुक्स भी पढ़ी थी। प्री के लिए तो ओनली बेरक पर मेरी कमांड रही है लेकिन मेंस के लिए कुछ बुक्स पढ़ी जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स हो गई या फिर एविडेंस के लिए। बाकी सब BRX से ही जो टोटली प्रिपरेशन वो वहीं से हुई है। और अब थर्ड स्टेज जैसे इंटरव्यू के लिए आते हैं तो इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज़ जो हैं वो दिए हैं। लगभग सर 8 to 10 मॉक इंटरव्यूज़ जो हैं मेरे हुए थे और जैसे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। ओरिजिनल इंटरव्यू में मुझे ऐसा लग रहा था जैसा कि मैं मॉक इंटरव्यू दे रही हूँ। क्या बात है। और मुझे बिल्कुल भी ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी और मैं ऐसे बाहर आई थी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मॉक इंटरव्यू दे करके आई हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि मेरा कैसा गया इंटरव्यू या मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छे से गया। बहुत बढ़िया। और उन्होंने बहुत ही धैर्य भी बनाए रखा। इंटरव्यूअर भी बोर्ड बहुत अच्छे थे और वो लास्ट में बच्चों को मोटिवेट रखने के लिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनका मुंह मीठा करवाने के लिए उन्होंने टॉफीज वगैरह भी रख रखी थी और जाते वक्त बच्चों को ये बोल रहे थे कि आप अपना मुंह मीठा करते हुए जाइए तो जिससे बच्चे खुश भी रहते और उनका हौसला भी बनता था सर। तो इस तरह से सर प्री और मेंस के। चलिए इंटरव्यू की बात कर रहे थे अभी तो कुछ एक दो सवाल हम जानना चाहेंगे। कई बार आपको लगता है कि भाई ये सवाल तो पूछा ही नहीं जा सकता है यहाँ पर और बिल्कुल कोई असहज सवाल भी हो जो सवाल आपने सोच लिया कि मुझे इस तरह से तो सवाल देना नहीं जवाब आएगा ही नहीं सामने। कोई सवाल एक दो ऐसा जो आपको लगा हो कि असहज है या अप्रत्याशित है? सर ऐसा तो कुछ नहीं था लेकिन ऑलराउंडर उन्होंने सभी जैसा कि मॉक्स में ये भी सिखाया गया। कई मॉक्स में मैंने दिए तो कई इंस्टीट्यूट्स में ये बताया गया कि सिर्फ लॉ रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लेकिन उन्होंने कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे थे कुछ एक्सपीरियंस भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे थे उन्होंने। जैसा कि अगर आप जैसे कि एक व्यक्ति ने किसी को मार दिया तो उस सिचुएशन में अगर वो मर्डर आपकी आंखों के सामने हुआ है तो क्या आप उसमें आप मजिस्ट्रेट हैं एज ए मजिस्ट्रेट आप विटनेस बन के जा सकते हैं? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे जिनका मैंने मतलब ये तैयारी थी कि पूछ सकते हैं लेकिन इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं थी कि वो यही पूछेंगे जी। बाकी बेरक से उन्होंने क्वेश्चन पूछे और ये पूछा कि आप जज क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है। तो ये मेरा बेस्ट आंसर था कि उन्होंने मेरा भी सवाल प्रेज किया था जी। उन्होंने मतलब ये पूछा तो मेरा ये आंसर था कि जो मेरे में क्वालिटीज़ थी जैसे पेशेंस थी जैसे छोटे भाई बहनों में था कि अगर मारपीट करते भी थे तो चुप हो जाती थी और भैया औरों को समझाना पड़ता था। हाँ और जैसा कि मम्मा पापा कहते थे ये पेशेंस है थोड़ा विनम्र रहती है और अपनी पढ़ाई को लगनता से पूरा करती है और कर्तव्यबद्ध है और मेन तो ये कि समय पर मैं अपना काम पूरा करती थी। मतलब अगर किसी जो टारगेट मैं फिक्स करती हूँ और अनकम्प्लीट रहता था अगर रात के 2 बजते थे मैं उसे कंप्लीट करना चाहती थी तो कंप्लीट कर ही सोती थी उससे मैं। तो मैंने बस यही जवाब दिया था कि ये सभी जो गुण हैं मेरे माता पिता और मेरे परिवारजन और मेरे मित्रगणों के द्वारा मुझे अवगत करवाए गए मुझ में हैं और मैं इनमें अपने आप में होना भी मानती हूँ और अगर मैं इस पोस्ट पर आती हूँ तो मैं इन गुणों को ही सबके सामने ला कर रखूँगी। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि इस प्रोफेशन के लिए मैं बेस्ट रहूँगी। चलिए मैं जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से देखिए भारत का जो कानून है बहुत ही मैं कहता हूँ बहुत ग्रेट है लेकिन सुपर ग्रेट आपको बताना है तो भारत का कानून कैसा है आपके हिसाब से? सर जो कानून है अगर लोगों को न्याय मिलता है तो सर न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास और रुझान बढ़ता है। लेकिन कानून का ज्ञान न होना ही सबसे बड़ा कारण रहता है कि लोग न्यायपालिका में विश्वास नहीं करते हैं और उसे कानून के हथकंडों को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और अपने तरफ से न्याय करना चाहते हैं। तो ये सबसे गलत है और मैं ये चाहती हूँ कि जितने लोग शिक्षित हों जितने शिक्षा के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाए उनमें ज्ञान आए तो शायद सर न्यायपालिका के प्रति लोगों का रुझान और विश्वास
बढ़ेगा। और मैं अगर इस पोस्ट पे रही तो सब पीड़ित और आहत व्यक्तियों को न्याय दिलवाऊंगी और न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए हमेशा कर्तव्यबद्ध रहूंगी। लेकिन आपने कहा कि जो बिल्कुल साक्षर लोग भी कम होते हैं, लेकिन दूसरा पहलू हमने देखा है और आमतौर पर आप इसको फेस भी करेंगे, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी कानून को बड़े बेखौफ होकर अपने हाथ में ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि हमने तो कानून का सब एक छोटी छोटी हर चीज़ हमने उसका जो तोड़ है पहले वो निकाल लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायिक कार्य करना कितना मुश्किल होगा आपके हिसाब से? सर, जो लोग अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो न्यायिक जो पद है, इस पद तक पहुंचने के लिए जो हमारी सरकार या न्यायपालिका हमसे विश्वास के आधार पर, हमारे ज्ञान के आधार पर जो हमें इस पोस्ट पर बिठाती है, तो मुझे लगता है कि इस पोस्ट का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा करके अपने ज्ञान का हवाला देते हुए अच्छे तरीके से और न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए न्याय देना चाहिए। किसी भी तरह का ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए, ताकि लोग इसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करें और कानूनी तौर तरीकों को अपने हाथों पर ना लें, आजमाने का प्रयास करें। क्या आपने सोचा था कि पहला प्रयास होगा और उसमें हम कामयाबी का झंडा लहराएंगे, परचम लहराएंगे? सर, मुझे तो नहीं था, लेकिन मेरे पापा को पूरा विश्वास था। क्या बात? मतलब जब मैं ये बोलती थी कि शायद नहीं हो पाएगा, इस बार तो बहुत मुश्किल है, टफ कंपटीशन है, ये भी बोलते थे कृमि बच्चे बहुत हैं, 3 साल के बाद वैकेंसी आई है, तो पापा हर बार कहते थे लिख बेटा, जो जज बने हैं वो भी इंसान ही है। क्या बात? तो पापा की एक पंक्ति थी, पापा कहते थे हमेशा ये बोलना कि इतिहास पेड़ों पर नहीं लाया करते बेटा, रचे जाया करते हैं। क्या बात, बहुत ये पापा हमेशा मुझे ये लाइन से हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे और कहते थे कि अगर तू बन गई बेटा, मैं तेरी फोटो बना के उसके नीचे ये लाइन लिखाता हूँ, ये मेरा सपना रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो उसी सपने को साकार करने के लिए मैं जब भी रात को सोती थी तो बस उस तस्वीर को याद करके और पापा के सपने के लिए जीती थी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। चलिए, अब ये बताइए, जैसे ईश्वर को मानते हैं आप? जी सर। कौन से ईश्वर सबसे आपको आकर्षित करते हैं, सबसे ज़्यादा किस भगवान को मानते हैं? सभी पर मेरा समान विश्वास है, लेकिन शिव जी की आराधना में शिव जी भगवान। शिव जी की खासियत क्या है आपके हिसाब से, जिनको आप ज़्यादा मानते हैं, क्यों मानते हैं ज़्यादा उनको? सर, शिव जी के मतलब ये है कि उन्हें आशुतोष भी कहा गया है, वो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, जल्दी से वरदान देने वाले हैं, भोला है। और लेकिन भोले बाबा हैं, भोलेनाथ भी हैं लेकिन जब भी उन्हें गुस्सा आता है तो वो अपने दुश्मनों को भी पछाड़ने में पीछा नहीं छोड़ते। तो सर, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और हर वक्त मैं ये महसूस करती हूँ कि वो मेरे साथ ही बैठे हैं। और इसी प्रेरणा के साथ, मतलब मैं अगर इंटरव्यू बोर्ड में भी गई थी तो पापा ने ये बोला था कि ये महसूस करना बेटा कि तेरे साथ तेरे भगवान बैठे हैं और वो ही तुझसे ये सब कुछ बुलवा रहे हैं। तो मैं उसी अनुभव के साथ गई थी कि मैं अकेली बोर्ड में नहीं बैठी हूँ उनके सामने, तो मेरे साथ मेरे भगवान बैठे हैं, मेरे भगवान मेरे साथ बैठे हैं। तो ऐसा कुछ गलत नहीं है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। चलिए, न्यायिक अधिकारी के तौर पे आपकी प्राथमिकता क्या होगी? ये तो सभी कहते हैं कि बिल्कुल हम न्याय देंगे, इंसाफ करेंगे, इससे अलग कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा आपका? सर, मैंने अभी समाज में काफ़ी ऐसी महिलाओं को देखा है अपने सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। पिछले कुछ दिनों की बात है कि मैं कहीं गई थी तो वहाँ एक व्यथित महिला अपनी पीड़ा बयान करने लगी कि उनकी जो एक बहन थी, उनके जो पति हैं उन्होंने उसे छोड़ दिया था, जिसके कारण वो मानसिक रूप से इतनी प्रताड़ित हुई कि वो एक पागल हो चुकी हैं और उन्हें पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ा। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने उनका घर बसाने के लिए 5 से 10 साल तक न्यायपालिका के चक्कर लगाए आगे पीछे, लेकिन किसी कारणवश वकीलों की, पुलिस की लापरवाही की वजह से उन्हें किसी कारणवश न्याय नहीं मिल पाया, जिसके दुख के चलते उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। तो सर, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो लोग इस तरह से पीड़ित हैं, जो किसी कारणवश उन्हें नहीं मिल पाता है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, मैं उनको भरपूर न्याय दिलवाने का प्रयास करूंगी ताकि उनकी पीड़ा यातना को कम कर सकूँ मैं। सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया और अच्छी सोच है आपकी। चलिए, बता दीजिए, इस कार्यक्रम में क्या होता है कि हम एक सवाल ज़रूर पूछते हैं अपने गेस्ट से कि हर आदमी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक बदलाव होता है, कई बार अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है। अच्छा होता है तो भी मैं कई बार कहता हूँ कि आदमी 2 जगह भटकता है, एक तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तभी उसकी भटकाव की स्थिति आती है, बहुत ज़्यादा खुश होना भी ठीक नहीं है, और एक बहुत ज़्यादा दुख दर्द अगर उसके जीवन में है तो वो भटक जाता है। दोनों स्थितियाँ गलत हैं, दोनों स्थितियों में आदमी को संभलना चाहिए। आपके हिसाब से ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कब रहा आपका? सर, टर्निंग पॉइंट मेरा ये था जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के चलते हुए
ऐसा माहौल रहा कि मुझे अपने मायके आना पड़ा। और तब मैं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से बीमार बोल सकते हैं थी। और समाज के लोगों का ये रहता है बिहेव कि अगर कोई लड़की इस तरह से आ जाती है तो उसे गलत तरीके से देखा जाता है। और ये बहुत ये दंत कथा बन चुकी है कि लड़कियों की शादी कर दी जाती है जिस घर से, वहाँ से उसकी अर्थी वापस आनी चाहिए, तो सर उसे प्रताड़ित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। और समाज के लोग भी उसका बहिष्कार करते हैं कि वो बेटी अगर बैठ चुकी है तो अगर उसका नहीं बन पा रहा है उन घर में तो उसे भेजने का प्रयत्न किया जाए। लेकिन जैसे यही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि समाज के लोग एक तरफ थे और मेरे पापा एक साइड रहे थे। क्या बात। मेरे 2 साल पढ़ाई का गैप था, पापा ने मेरी शादी कर दी थी, तब उन्होंने मतलब पढ़ाई मैंने नहीं की थी, लेकिन पापा ने इसके लिए पापा ने कहा उन चीज़ों को एक साइड रखते हुए तुम एक बार अपनी पढ़ाई पे जोर दो, उसके बाद सभी परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल होंगी, जैसा तुम चयन करोगी वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वही था। और मैं कई बार डोल हो जाती थी कि मैं वही चली जाऊँ एक बारी, या मैं इस तरह नहीं आऊँ, लेकिन पापा ने बोला था उन चीज़ों को एक बार साइड में रख के बेटा इस लाइन को एक बार पकड़ ले, और जब इस लाइन पे आ गई तो तेरे सभी तनाव, सभी चिंताएं, सब कुछ खत्म हो जाएगा और समाज के लोगों के भी एक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी और कहानी छप जाएगी तेरी। और पापा के ये वर्ड्स मुझे मोटिवेट करते थे कि लोग ये कहेंगे कि बेटी हो तो प्रियंका जैसी, और ये शब्द मुझे बार बार मन में आते थे कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ कायम करना है, ताकि जो बेटियाँ इस तरह से बैठी हैं या किसी भी परिस्थिति में हैं तो प्लीज़ अपनी परिस्थितियों से ना घबराएं, अपनी परिस्थितियों को अपना हथियार बनाएं और आगे बढ़ने का प्रयास करें। और जब सफलता मिलती है तो मैंने ये महसूस किया कि जो लोग जानते भी नहीं थे ना, उन्होंने भी आगे से चल के बधाई दी है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि सफलता जब मिल जाती है तो हर आदमी साथी उसमें सम्मिलित होना चाहता है, शामिल होना चाहता है, और वही है कि जब आप असफल हो जाते हैं तो हर आदमी दूरी बनाना चाहता है। ये बिल्कुल समाज का दस्तूर है। और ये बात बहुत बड़ी बात कही कि बेटी हो तो प्रियंका की तरह हो। मैं भी कहूँगा कि मेरी बेटी भी प्रियंका की तरह हो। और लेकिन एक सवाल आया है कि शादी से पहले आपने सोचा था कि मुझे जज बनना है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, ये है टर्निंग पॉइंट कि जब जीवन में कोई ऐसा असहज स्थिति पैदा होती है तब मन में एक सवाल, एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी जागती है किसी साथ, और आपने उस मुकाम को हासिल किया है। चलिए, एक सवाल रहेगा, जैसे अभी हमने देखा है कि जो राजस्थान न्यायिक सेवा का जो परिणाम आया है परीक्षा का, उसमें बेटे पिछड़ गए। फिर हमने देखा कि जब 10वीं के परिणाम आते हैं उसमें भी बेटे पिछड़ जाते हैं, बेटियां आगे चली जाती हैं। हर पेशे के साथ यही हो रहा है। तो बेटियों के आगे बढ़ने और बेटों के पिछड़ने का कारण क्या मानते हैं आप? सर मेन लोगों की सोच बदल रही है। लोगों की सोच बदल रही है। जैसे जैसे लोग, सर जैसे आज मैं ही अगर इस मुकाम पे हूँ तो मुझे देखकर भी कई लड़कियां मोटिवेट होंगी और उनके माँ बाप भी ये फैसला करेंगे कि उन्हें भी आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि मेरे पापा ने मुझ पर पैसा खर्च करने में और मेरा सहयोग करने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और इसी तरह जो बच्चियों के माँ बाप हैं उन्हें पढ़ाने में ऐसा नहीं छोड़ेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ हासिल कर पाती हैं। और बेटियां ऐसी परिस्थितियों से भिड़ना नहीं चाहती हैं, उनके सामने ऐसी परिस्थितियां हैं, इसीलिए वो तन मन धन लगाकर सर अपनी पढ़ाई करते हैं, और मुझे लगता है इसी वजह से लड़कियां आगे निकल जाती हैं। चलिए, अब प्रियंका आप ये बता दीजिए आपके शौक क्या हैं? खाने पीने में क्या अच्छा लगता है आपको? खाने पीने सर पिज़्ज़ा। क्या बात है, पिज़्ज़ा, ठीक है। और कोई हॉबीज़? और सुना है गीत भी आप गाते हैं, बढ़िया, सिंगिंग करना अच्छा। क्या बात है। चलिए, तो हमें 2-3 लाइन सुनाइए बढ़िया सी, कोई भी जो आपको सबसे बढ़िया लगता हो। सर मेरा डेडिकेशन पापा के लिए है, तो पापा के लिए, हाँ पापा के लिए सुना दीजिए, बहुत बढ़िया, पापा के लिए सुना दीजिए। बिल्कुल। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, आपके ख्वाब हम आज होकर जवां उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह ना सके हम इनके बिना। आप दोनों सलामत रहें, सबके दिल में अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का
उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वाकई ईश्वर की पूरी कृपा है आपके ऊपर। आपने अभी बात कही कि शिव जी की कृपा जिस पे होती है तो वास्तव में वो तो भोला है, ऑटरदानी बोलते हैं उनको। और वाकई आपने इस गीत के माध्यम से एक पिता के तौर पर मुझे भी भावुक किया है। और मैं चाहूँगा कि आपका जीवन बिल्कुल उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें आप। लास्ट में एक सवाल जो कि बहुत ही मौजी सवाल है ये कि आपके हिसाब से भारत का संविधान क्या है? सर, जो भारत का संविधान है वो देश की सभी विधियों में सर्वोच्च है और संविधान निर्माताओं के विचारों की एक जननी है जो बताती है कि हमारे संविधान निर्माता किस तरह का भारत को देखना चाहते थे। और इसे आजकल अगर समझा जाए तो पूरी विधियां इसमें समाहित हैं। इन्हीं से निकलकर सभी विधियों का निर्माण हुआ है। हमारे संविधान में अगर नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में और राज्यों के निर्देशक तत्वों के बारे में और अन्य संविधान अमेंडमेंट सभी के बारे में व्याख्यान किया गया है। उस पर कुछ निर्बंधन भी लगाए गए हैं। लेकिन सर, अज्ञानता के अभाव में लोग गलत बोलते हैं और बखान करते हैं कि वो उन्हें अधिकार है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इसके अतिरिक्त कुछ निर्बंधन भी हैं जहां आपको बोलने से रोका भी जा सकता है। तो इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी। संविधान को अगर जान लिया जाए तो नागरिक अपने अधिकारों को सामने रख करके अपनी बातों को अच्छे से व्याख्या कर सकता है और किसी भी तरह से उसे न्याय मिलने में भी मदद मिल सकती है सर। और एक सवाल बार बार जिससे आप भी गुजरेंगे इसमें जस्टिस में पूरा यही है कि नेचुरल जस्टिस शब्द एक बहुत अच्छा आता है और कानून में हमें लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण शब्द है कि जब जैसे अभी आपने एक उदाहरण बताया कि भाई आप वहाँ पर खड़े हैं, आपके सामने मर्डर होता है और वो तो जुडिशियल से जुड़ा मामला है, लेकिन जब आप न्याय की कुर्सी बैठते हैं तो कहते हैं कि सब न्याय बिल्कुल प्राकृतिक न्याय होना चाहिए। तो प्राकृतिक न्याय को किस नज़रिए से देखते हैं आप? सर, इसके अंदर पहले तो दूसरे पक्ष को, अगर मान लीजिए कोई पक्ष है जो किसी भी कारणवश अपनी पक्ष को नहीं रख पा रहा है तो उसे सुने जाने का अवसर मिलना चाहिए। उसे जैसे कि निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत किया है, अन्य विधियों में भी किया गया है, तो उसे सुने बिना न्याय नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी डिसीजन दिया जाना चाहिए तो उसे कारण सहित दिया जाना चाहिए, किन कारणों के आधार पर न्यायालय इस निर्णय पर पहुँचा है। और सर, अगर देखा तो तीसरा होता है कि सर, किसी भी व्यक्ति को अपने मामले में जज बनने की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपना खुद से जुड़े हुए फैसले में खुद जस्टिस नहीं कर पाता तो ये सर नैसर्गिक न्याय का बहुत बढ़िया। और लास्ट में एक सवाल रहेगा कि सोशल मीडिया का समय है, आपने अपनी तैयारी में सोशल मीडिया का भी कोई इस्तेमाल किया क्या? जी सर, बिल्कुल सर। सोशल मीडिया से सर मैंने हिंदी और इंग्लिश के सीरियसली बहुत ज़्यादा मैं लेक्चर, और सृष्टि देशमुख मैम को मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी। उन्होंने, और एक ये जो आपने अभी गाना फरमाया जो सर स्टार्टिंग में, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये भी मैं अक्सर गुनगुनाया करती थी। क्या बात। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है और जिन प्रोविजंस को मैं नहीं समझ पाती थी उनको समझने में भी सोशल मीडिया मेरी बहुत मदद की है। तो ये है प्रियंका सोनी, जिन्होंने राजस्थान न्यायिक सेवा में जिनका चयन हुआ है, और शुरुआत में जो बात शुरू की थी वहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। जैसे इन्होंने खुद कहा कि इनके जहन में भी इन्होंने बार बार उस चीज़ को दोहराया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो अगर आप मन, वचन और कर्म से अगर कोशिश करते हैं, कोई भी लक्ष्य लेकर चलते हैं, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।